बीएड क्लास में आज सबसे पहले हम बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इन्होंने दिया है, हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 एग्ज़ाम पेपर होंगे, जिसमें 4 कंपलसरी होते हैं और 2 हमारे ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर वो पेडागोजी उनको दी जाती है। जैसे पहले हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका क्या मतलब है? समकालीन भारत एवं शिक्षा। दूसरा है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पहलू या परिप्रेक्ष्य बोलते हैं इसको। तीसरा है ग्रोविंग अप एज ए लर्नर। सीखने वाले का विकास या सीखना, वो कैसे हम उसको डेवलप करते हैं, उसका विकास कैसे होता है। फोर्थ है इसमें टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। अध्यापक या शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है हमारे, 4 पेपर जो है हमारे, ये अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को इन 4 पेपर को अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है, इनके एग्ज़ाम देने होते हैं। फिर 2 हमारे पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं, वो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर जो भी हमने अपने विषय चुन रखे हैं या सब्जेक्ट ले रखे हैं, उसके आधार पर वो उनको दिया जाता है। मैं बताता हूँ। जैसे अगर बीए में आपके पास हिंदी, आपके इकोनॉमिक्स, आपका जियोग्राफी, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि आप आर्ट ग्रुप के हैं, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो आपको 2 पेडागोजी के सब्जेक्ट, या तो टीचिंग ऑफ हिंदी या टीचिंग ऑफ इंग्लिश या टीचिंग ऑफ संस्कृत में से एक, और टीचिंग ऑफ एसएसटी, पेडागोजी ऑफ एसएसटी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत में से एक। 2 ये आपके हो गए हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, अर्थात बीएससी में आपने अगर पीसीएम ग्रुप है, तो आपको फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स तो टीचिंग ऑफ फिजिक्स या फिजिकल साइंस और टीचिंग ऑफ मैथ दिया जाएगा, या टीचिंग ऑफ बायोलॉजी और टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, ये दोनों दिए जाएंगे। यानी कि इन दोनों में से फिजिकल साइंस तो दोनों में से एक रहेगी, फिजिकल साइंस तो दोनों के पास रहेगी, लेकिन मैथ और बायोलॉजिकल साइंस में से आपको एक चुनना पड़ेगा। अगर बीएससी में आपके पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी मिलेगी, अगर बीएससी में आपके पास मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। तो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी में से एक मिलेगा। तीसरे, अगर आप कॉमर्स ग्रुप से हो तो आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स तो मिले ही मिलेगा, उसके साथ साथ आप पेडागोजी ऑफ एसएसटी भी ले सकते हैं, पेडागोजी ऑफ आपकी एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से पेडागोजी के काफ़ी सब्जेक्ट हैं हमारे पास। पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ संस्कृत, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होगी, पेडागोजी ऑफ साइंस होगी, साइंस में आपका फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो इस तरह से बहुत सारी हमारे पास ये पेडागोजी होती है। तो जिसके जैसा भी सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर, हम उसको उसी के आधार पर ये सब्जेक्ट 2 देते हैं। तो इस प्रकार से बीएड फर्स्ट ईयर में हमारे 6 एग्जाम पेपर होंगे, 4 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल, जो हमारे पेडागोजी के ऊपर होते हैं। इसके बाद में हमें 3 फाइल बनानी पड़ती हैं। उन तीनों फाइल के नाम मैं आपको बताता हूँ। पहली फाइल है हमारी स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी।
अर्थात हमको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में निपुणता होनी चाहिए, उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस फाइल में हम क्या करेंगे, इस फाइल में हम हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर से हमें मैटर उठाना है और उस फाइल में हमें लिखना है। जैसे हिंदी व्याकरण में आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, स्वर और व्यंजन से शुरुआत करते हैं। स्वर लिखेंगे, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद में हमारे शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, फिर हमारी संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आते हैं हमारे, है ना, हमारे विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं हमारे, अनेकार्थी शब्द आते हैं हमारे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमें हिंदी व्याकरण की किताब से मिल सकती है अगर हम उसको उठाएंगे। आप किसी भी क्लास की कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 तक की आप हिंदी व्याकरण की किताब लें और उसमें से मटेरियल उठाएंगे, वहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा और उस फाइल में आप लिखेंगे। इसी तरह से उसी फाइल में फिर मर्ज करना है आपको, इंग्लिश ग्रामर से कुछ मटेरियल उठाना है। यही जैसे आपका नाउन है, प्रोनाउन है आपका, है ना, एंटोनियम है, सिनोनियम है। इसी तरह से जैसे हिंदी ग्रामर में आपको, इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर से भी आपको कुछ मटेरियल उठा करके इस फाइल को आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। फिर आपकी ये फाइल कॉलेज में जमा हो जाएगी। दूसरी फाइल का नाम है आपका आर्ट एंड एस्थेटिक्स, अर्थात कला और सौंदर्यात्मकता। हर स्टूडेंट को कला के बारे में पता होना चाहिए। कला क्या होती है, सौंदर्यात्मकता क्या होती है। कला हमारी विभिन्न प्रकार की कला होती है, हमारी नृत्य कला भी होती है, हमारी गायन कला भी होती है, हमारी चित्रकला भी होती है, हमारी पेंटिंग वाली जिसको बोलते हैं हम, है ना, तो क्राफ्टिंग की भी कला होती है हमारी। तो हर आदमी जो है जन्म से कुछ प्रतिभा को लेकर के जन्म लेता है, कुछ प्रतिभा को लेकर के उतरता है, कुछ गॉड गिफ्टेड भगवान की तरफ से, प्रभु की तरफ से हर बच्चे को कुछ कला उसको दी हुई होती है, इनबोर्न होती है। उस कला को बाहर निकालना होता है। विभिन्न प्रकार की कलाएं हमारे समाज में होती हैं, तो हर कला हर आदमी नहीं कर सकता है, हर छात्र छात्रा उसको नहीं कर सकती है, हर कला में निपुण नहीं हो सकता है। एक एक कला में हर आदमी उसके बारे में जानता भी है, निपुण भी है, हो सकता है। तो हमें इस फाइल में विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं उन कलाओं के बारे में लिखना है, उनकी थ्योरी लिखनी है और वह कलाएं कौन कौन सी हैं उन कलाओं के बारे में हमें इसमें लिखना भी है ना। फिर हमें 5 प्रकार के कुछ आइटम बनाने हैं, कला हमें प्रस्तुत करनी है ना अपनी, जो हमने क्या सीखा है। फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, जो गर्ल्स है उनके लिए कुछ स्पेशल होता है, उनका सिलाई का है, कढ़ाई का है, बुनाई का है, उससे ये भी कलाओं में आता है, तो इससे संबंधित वो बना सकती हैं, है ना, 5 आइटम बना सकती हैं कुछ भी। ऐसे ही बॉयज़ भी, लड़के भी अपनी कला में कुछ इस तरह से बना सकते हैं। वॉल हैंगिंग का होता है हमारा, फोटो फ्रेम का होता है हमारा, है ना, बनाने का, तो इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका जो फ्लावर पॉट है वो उसको कैसे बनाया जाता है, तो वो सब 5 चीज़ें हम बनाएंगे और उन 5 चीज़ों के फिर हम पिक्चर लेंगे बनाने के बाद में, और फिर हमें फाइल में वो मेंशन भी करनी है कि एक आइटम हमने किस तरह से बनाया है, उसकी कौन सी विधि है, कैसे हमने बनाया है, उसमें कौन कौन सा हमने सामान उपयुक्त किया है, प्रयोग किया है, उस सामान को हमने कैसे कैसे यूज किया है, बनाया है। और उस बनाने के बाद में फिर हमने उसको एक टेबल पर रख करके उसका एक फ़ोटो लेना है और उस फोटो को निकलवा करके फाइल में फिर हमें चिपकाना है, उसको पेस्ट करना है, और उसके बारे में सामने उसके बारे में हमें लिखना है कि ऐसे ऐसे हमने इसको बनाया है। तो इस तरह से हम 5 आइटम इस फाइल में बनाएंगे और उसके विधि के बारे में लिखेंगे और उसकी पिक्चर भी बनाएंगे। जब हमारे प्रयोगात्मक हमारी परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल होता है, तो एग्जामिनर लोग जो है उसके बारे में पूछते भी हैं, हमारी जो 3 फाइल है तुमने कैसे कैसे बनाई। तो पहली फाइल जो हमारी थी
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, उसमें आपने हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर के बारे में लिखा है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आपने लिखा है तो हमें पता भी है कि हमने लिखा क्या है, और हम शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं तो इतना तो हमें जानकारी होती है। और फिर 5 आइटम जो हमने बनाए हैं कला वाली फाइल में, तो कला क्या होती है, किसने किस कला के बारे में क्या उदाहरण दिया है, क्या उसकी परिभाषा दी है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और कौन कौन से आइटम हमने बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तीसरी फाइल हमारी आती है, इसमें दिया है इन्होंने रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, अर्थात हमें किताबों पर, पुस्तकों पर समीक्षा करनी है, हमें समीक्षा करनी आनी चाहिए। समीक्षा किस तरह से करनी है, हमने हमारी जो पुरानी किताबें होती हैं, जैसे हम बीए किया है, हमने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, उनको हम ले सकते हैं। हमारी इंटर की किताबें ले सकते हैं, हमारी हाई स्कूल बेसिस की किताबें ले सकते हैं। तो हमको एक किताब उठानी है, मान लिया हमने एक किताब उठाई है, तो उस किताब को हम अच्छी तरह से उसकी समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे उसका। हम देखेंगे कि किस राइटर की लिखी हुई है, इसके पेजेस कैसे हैं, कितनी मोटी लिखी है, इसके पेजेस कैसे हैं, इसने इस पुस्तक में इस राइटर ने क्या संदेश देने की कोशिश की है, इसका पाठ्यक्रम कैसा है, इसके अंदर जो यूनिट में उसने पाठ्यक्रम को बांटा है उसमें क्या क्या बताया है ना, उसमें क्या क्या बताने की कोशिश की है। हम उसको सारी चीज़ को उसको पढ़ेंगे पूरी किताब को, फिर उसके बाद में हम अपना सुझाव भी इसमें दे सकते हैं कि इस पुस्तक में मतलब मूल्यांकन करेंगे, हम सुझाव में मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन में ये किताब इतनी अच्छी है, ये किताब इतनी इसमें कमी है, इस कमी को दूर किया भी जा सकता है, इसके पेजेस सही नहीं है, पतले हैं, इनके जो आकार है लिखाई का तो वो छोटा है या बड़ा है, इसमें चित्र भी होने चाहिए थे, इसमें चित्र बड़े हैं या छोटे हैं या नहीं है, होने चाहिए थे। कुछ इस तरह से हम इसमें सुझाव दे सकते हैं। कुछ और इसमें अपना सुझाव, कुछ मटेरियल में हमें कमी लगी है या टू द पॉइंट राइटर ने नहीं लिखा है, कुछ बहुत ज़्यादा लिख दिया गया है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, भाषा कैसी है, भाषा समझ में बच्चे की आ रही है नहीं आ रही है, तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। और कम से कम हम 10 किताबों का 10 बुक्स का हम रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, और फिर बाकायदा उसके एक इंडेक्स बनाएंगे उस फाइल में कि प्रथम पुस्तक यह है, कहाँ से प्रकाशित है, किस राइटर ने लिखी है, इंडेक्स को, फिर उसके बारे में हमने लिखेंगे। बारी बारी से हम 10 पुस्तकों का हम इसमें समीक्षा करेंगे। तो इस तरह से हमारी 3 फाइलें जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद में हमें इसमें 3 चीज़ें प्रैक्टिकल, जिसके लिए हमने बीएड में एडमिशन लिया है। क्या है? बीएड एक ट्रेनिंग है, किसके लिए? अपनी शिक्षक अभिवृत्ति को उभारने की, अपनी शिक्षण अभिवृत्ति को उभारने की। हमारा कार्य क्या है? हम बीएड में जो एडमिशन लिया है, हमारा कार्य है हम बनने जा रहे हैं टीचर, हम अध्यापक बनने जा रहे हैं, है ना। तो अध्यापक का कार्य क्या होता है? अपने आप को भी सुधारना और समाज को भी सुधारना, बच्चे को भी सुधारना, है ना। ये सब चीज़ें हम इसमें लेते हैं। तो अध्यापक जो है बनने के लिए हमारे अंदर बहुत गुण होने चाहिए, हमारे अंदर बहुत क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस ट्रेनिंग में हमें यही चीज़ सिखाई जाएगी कि हम अपने अपने विषय को क्यों पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाएंगे, वो कौन सी वो विधियां हैं, वो कौन से टेक्निक्स हैं, वो कौन से तरीके हैं कि हम अपने विषय को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें, इस स्तर से पढ़ा सकें कि बच्चों की समझ में बहुत ज़्यादा आ जाए, कम समय में बहुत कुछ बच्चे सीख सकें। हम इस आधार पर सिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए कुछ जो स्किल्स होती हैं, कुछ कौशल होते हैं, कुछ गुण होते हैं, वो सीखने पड़ते हैं। तो उसको भी हम एक प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पर सिखाते हैं। उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। 1 हफ्ता का जो कार्यक्रम रखा गया है वो माइक्रो टीचिंग के लिए रखा गया है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए रखा गया है। फिर 1 हफ्ते का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें वो सिमुलेशन टीचिंग या सिमुलेटेड टीचिंग उसको बोलते हैं, अनुकरणीय शिक्षण, उसके बारे में।
बताते हैं। और फिर हमारे 15 दिन का जो कार्यक्रम है, 2 सप्ताह का हमारा जो कार्यक्रम है, वो एक्चुअल टीचिंग, जो वास्तव में शिक्षण हम किस तरह से करते हैं वो उसमें हम सिखाते हैं। तो पहला हमारा जैसे माइक्रो टीचिंग है, उसमें सूक्ष्म शिक्षण, उसमें क्या होता है, जो हमारे पढ़ाने के स्किल्स होते हैं, एक टीचर के अंदर स्किल्स होने चाहिए पढ़ाने के, उनको वहाँ पर सिखाया जाता है। एक छोटी क्लासेस बना ली जाती है, उसमें मान लिया हमारे 15 बच्चों की एक क्लास बना दी या 10 बच्चों की एक क्लास बना दी, उसी में से एक टीचर बन जाता है, 9 जो है स्टूडेंट वो बन जाते हैं। तो उनको क्या सिखाया जाता है, उसमें स्किल्स सिखाते हैं। कैसे? जैसे हम अपनी क्लास में गए पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाते समय, पढ़ाने के बीच बीच में हमें बच्चों से प्रश्न करना भी आना चाहिए। कैसे? जैसे हमने पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि बच्चों की समझ में कुछ आया या नहीं आया है, तो उनसे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, बच्चों से प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न हम किस तरह से करेंगे, फिर बच्चे उसका क्या उत्तर देंगे, तो इसको बोलते हैं हम प्रश्न पूछने का स्किल्स, प्रश्न पूछने का कौशल, या इसको बोलते हैं प्रश्नोत्तर कौशल। इसके बाद क्या होता है, हमने प्रश्न किया, हमारे प्रश्न भी कई तरह के होते हैं, विकासात्मक प्रश्न भी होते हैं हमारे, प्रस्तावनात्मक प्रश्न भी होते हैं हमारे, मूल्यांकन प्रश्न भी होते हैं। तो कई तरह के प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को हम किस तरह से पूछते हैं और पूछने के बाद में हमें क्या जवाब मिलता है, और जवाब मिलने के बाद में हम बच्चों को किस तरह से रीइंफोर्स करते हैं, उनको कैसे हम पुनर्बलन करेंगे, उनको कैसे हम शाबाशी देंगे, वो शाबाशी के कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन सा तरीका होता है, वो सब चीज़ भी इसमें सिखाई जाती है। हमें अपना जो पाठ्यक्रम का जो एक छोटा सा अंश हम लेकर के आए अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए, उसको प्रेजेंट हम कैसे करेंगे, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, है ना। तो वो प्रस्तुतिकरण का भी एक कौशल होता है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसमें स्टार्ट करते समय बीच में हमें कुछ उदाहरण भी लेने होते हैं, कुछ दृष्टांत भी देने होते हैं, खाली व्याख्या नहीं करी जाती है। कुछ हमें मुख्य मुख्य बिंदुओं को हमें जो है ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना होता है, ताकि बच्चों की समझ में ईजीली आ जाए। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी स्किल्स हो जाते हैं। पुनर्बलन का कौशल होगा हमारा, शामपट कौशल होगा हमारा, प्रस्तुतिकरण कौशल हो गया हमारा, प्रश्न पूछने का कौशल हो गया हमारा, है ना। बहुत सारे कौशल होते हैं। तो उनको हम कुछ मुख्य मुख्य कौशलों को यहाँ पर सिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में फिर हमारा जो 2 सप्ताह का कार्यक्रम होता है, वो एक्चुअल टीचिंग का होता है। वास्तविक शिक्षण आपको किस तरह से जा कर के करना होता है, उसके लिए हम 25 लेसन प्लान, आधी लेसन प्लान, 12 एक विषय की, 12 दूसरे विषय की, अर्थात 12 जो है हमारी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से एक लैंग्वेज की बनेगी, और 13 लेसन प्लान हमारी या तो आपके साइंस स्ट्रीम से है तो साइंस की बनेगी है, अगर आपके सोशल साइंस के तो सोशल साइंस की बनेगी। तो हाफ उसको हम कर लेते हैं। लैंग्वेज SST, मैथ फिजिकल या बायो फिजिकल, कॉमर्स या आपके SST कॉमर्स, या आपका मैथमेटिक्स। तो हम 12 और 13 में अपनी लेसन प्लान को बांटते हैं, उसमें हम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उस लेसन प्लान को हम किसी इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के बच्चों पर उस लेसन प्लान को हम अप्लाई करते हैं, उनको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे छात्र होते हैं, छात्र अध्यापक बोलते हैं हमारे BEd के स्टूडेंट को, वो उनको हम टीचर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके माध्यम से वो अपनी लेसन प्लान को क्लास के बाहर, क्लास के पीछे रख देता है, और फिर हम लोग जो है उसको सुपरविजन करते हैं, जो टीचर लोग उनको पढ़ाते हैं वो पढ़ाता रहता है। फिर हम उसकी कमियों को देखते रहते हैं, उसकी कमियों को उसके रिमार्क के रूप में उसकी लेसन प्लान के एंड में लिख देते हैं। फिर वो उसको सुझाव भी देते हैं कि ये आपके इसमें कमी थी, या आपको इसमें सुधार करना है, सुझाव करना है। सुझाव के लिए उसको हम सजेशंस देते हैं। फिर आगे अगली वाली लेसन प्लान में उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से हमारा ये 2 सप्ताह का अर्थात 25 लेसन प्लान का कार्यक्रम जो है एक किसी इंटर कॉलेज में या जूनियर हाई स्कूल में हमारा उस छात्र अध्यापक को पूरा करना होता है। इस प्रकार से मैंने आपको BEd फर्स्ट ईयर का जो पूरा सिलेबस है, थ्योरी में क्या होता है,
प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। अब मैं बीएड फर्स्ट ईयर की जो पहला हमारा पेपर है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये पुस्तक जो है हमारी, इसको इन्होंने 6 यूनिट में डिवाइड किया है। 6 यूनिट में डिवाइड किया है। जैसे पहली हमारी यूनिट आती है एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा। इस पूरी किताब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले जानकारी दे देता हूँ। इसमें राइटर ने क्या लिखने की कोशिश की है। देखिए, हमारे भारत में शिक्षा कब से प्रारंभ हुई है, अर्थात प्राचीन समय में प्रारंभ हुई होगी, जिसको हम वैदिक काल बोलते हैं। तो हमारे भारत में वैदिक काल से लेकर के अब तक वर्तमान में जो हमारी शिक्षा चल रही है, उस के बीच में हमारी शिक्षा ने कैसे कैसे विकास किया है, कैसे कैसे उसकी प्रगति हुई है, क्या क्या हमने उसमें सुधार किया है, कैसे हम उसको लेकर के चले हैं, कौन कौन सी हमारी उसके लिए समितियां बनी हैं, कौन कौन से हमारे उसके लिए आयोग बने हैं शिक्षा को प्रगति पर ले जाने के लिए। प्राचीन काल की हमारी शिक्षा कैसी रही है, बीच में कुछ अरब कंट्रीज़ ने हमारे यहाँ पर राज किया है भारत में। तो हमारी प्राचीन जो शिक्षा चली आ रही थी, क्या वो भी चलती रही? जब मुस्लिम लोग यहाँ पर आए तो उनकी भी कोई शिक्षा प्रणाली रही होगी, वो शिक्षा कैसी थी? इसके बाद में फिर भारत में अंग्रेज़ों का राज रहा है, कम से कम 200-250 साल उसको बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया है। बक्सर के युद्ध से 1764 में बक्सर का युद्ध माना जाता है, तब से लेकर के 1947 तक हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया है। तो उनकी कोई शिक्षा प्रणाली रही होगी, उसमें कैसे कैसे उन्होंने अपने प्रोग्राम चलाए हैं शिक्षा के, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर स्वतंत्र भारत में हमारी शिक्षा की जो जिम्मेदारी है हमारे सर पर आ जाती है, यानी कि भारतवासियों के सर पर आ जाती है। तो सारी जिम्मेदारी जो है उनको संभालनी होती है शिक्षा की भी। उसमें कौन कौन से आयोग बने हैं, कौन कौन सी समितियां बनी हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे इस बुक को इन्होंने, जो फर्स्ट पेपर की बुक है, राइटर ने उसको 6 यूनिट में डिवाइड किया है। 6 यूनिट कौन कौन सी हैं वो? नंबर 1 एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा। अब भारत में शिक्षा, इस यूनिट में हम 3 तरह की शिक्षा पढ़ेंगे, 3 कालों की हम इसमें शिक्षा पढ़ेंगे। 3 काल कौन कौन से हैं वो हमारे? वैदिक कालीन शिक्षा, जिस काल में हमारे वेदों की रचना हुई है उसको वैदिक काल बोला जाता है। अब उसको वैदिक काल को भी इजीली रूप में लेने के लिए 2 भागों में बांट दिया है उसको भी, एक प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। तो प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और उत्तर वैदिक कालीन हमारी शिक्षा प्रणाली। जिस काल में हमारा जो प्रथम वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना हुई है, उसको हम प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। और जिस काल में हमारे तीनों और वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना हुई है, उसको हम उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। तो इसमें हम 2 भागों में बांट करके इसको हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना क्या है हमारे? देखिए,
कोई भी संस्था होती है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम एक साधारण सी बात बताता हूँ। कोई भी शैक्षिक संस्था होती है तो उसमें क्या शिक्षा होती है, क्या प्रणाली होती है, क्या व्यवस्था होती है, उसमें हमें ये देखने की जरूरत होती है। जैसे हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं जाना होता है, कहाँ जाना होता है बताइए? स्कूल में, विद्यालय में, है ना, या महाविद्यालय में। शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? स्कूल से करते हैं, बेसिक स्कूल से करते हैं। फिर हमारा माध्यमिक विद्यालय होता है, फिर हमारा विश्वविद्यालय होता है, यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं हम, तो वहाँ तक हम सफ़र तय करते हैं। तो वो हमारे तीनों तरह के जो सेंटर थे उस समय वो कैसे थे? स्कूल कैसे थे, विद्यालय कैसे थे? उन विद्यालयों में क्या होता है? पढ़ाई होती है। देखिए क्या होता है विद्यालयों में? पढ़ाई। पढ़ाई के लिए क्या होगा? सिलेबस होगा। पढ़ाएगा कौन? टीचर। किसको पढ़ाएगा? विद्यार्थी को पढ़ाएगा। तो तीन चीजें तो यही आगे निकल करके, है ना, कि टीचर कैसे थे उस समय, सिलेबस कैसा था उस समय, और स्टूडेंट्स या विद्यार्थी कैसे थे उस समय। अब तीनों चीजें आ गई हैं। अब जो टीचर पढ़ाएगा, अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम बच्चों को देगा, उसका भी कोई माध्यम होगा। उस माध्यम को क्या कहते हैं? शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड, टीचिंग टैक्टिक्स, टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण तकनीकियां। तो अपना अपना कुछ माध्यम होता है, अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ाने के हर टीचर के। तो उस जमाने में, वैदिक काल में, वो कैसी विधियां थी, किस तरह से वो अप्लाई करते थे, छोटों बच्चों पर कौन सी विधियों को अप्लाई करते थे, बड़ों बच्चों पर कौन सी विधियां अप्लाई करते थे। ठीक है, ये हमारा पाठ्यक्रम देने का एक सिस्टम हो गया। अब हमने पाठ्यक्रम जो दिया है, फिर हमें उसका कुछ मूल्यांकन भी करना है। मूल्यांकन करने के लिए अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं, परीक्षा लेते हैं, लिखित परीक्षा लेते हैं। लिखित परीक्षा के बाद में फिर एग्जामिनर लोग जो है उसको उठा करके फिर मूल्यांकन स्थान पर रख देते हैं। मूल्यांकन फिर होता है, उसको देखते हैं एग्जामिनर लोग कि किसने कैसा लिखा है। उसके बाद में फिर रिजल्ट आउट होता है, फिर मार्कशीट प्रोवाइड कराई जाती है, पास की या फेल की। तो उस जमाने में भी क्या यही चलता था या कुछ और सिस्टम था मूल्यांकन प्रक्रिया का? तो ये सब चीज़ें भी आएंगी उसमें, है ना। अब एक चीज़ और आती है, टीचर पढ़ाता है तो टीचर को सैलरी भी चाहिए, उसको अपना मेहनताना भी चाहिए है। तो जैसे अब सरकार जो है, या तो अपनी राज्यों की सरकार या हमारी अपनी केंद्र सरकार सैलरी प्रोवाइड कराती है टीचर्स को, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं। तो उस जमाने में उन गुरुओं को, उन टीचर को जो है वो सैलरी कौन प्रोवाइड कराता था, या उनका और कोई सिस्टम था और कोई साधन था उनकी सैलरी का, कैसे होता था वो सारा प्रोग्राम, वो पढ़ेंगे हम इसमें, है ना। और अब फीस भी ली जाती है बच्चों से, कई मद में ली जाती है। एडमिशन फीस अलग होती है, एग्जाम फीस अलग होती है, ट्यूशन फीस अलग होती है। तो क्या उस जमाने में भी ये फीस का कोई सिस्टम था, बच्चों से फीस ली जाती थी या नहीं ली जाती थी, है ना। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अनुशासन होता है, क्या अनुशासन उस जमाने में था, कैसे उनको दंड दिया जाता था या नहीं दिया जाता था। स्कूलों में जो होता है, स्कूलों में हमारे क्या होता है, वेशभूषा होती है, ड्रेस कोड जिसको बोलते हैं। तो क्या उस टाइम भी कोई वेशभूषा थी या नहीं थी, है ना। अब हम जब से प्रिंटिंग प्रेस आई है, हमारी किताबें छप गई हैं, किताबों के माध्यम से भी हम पढ़ते हैं। टीचर जब अवेलेबल नहीं होता है तो एक लाइब्रेरी बनाई हुई होती है विद्यालयों में, तो उस लाइब्रेरी में जा कर के बच्चों को बैठाते हैं खाली समय में, तो वो पढ़ते हैं वहाँ पर। तो क्या उस जमाने में भी लाइब्रेरी थी? क्या उस जमाने में टीचर जो है क्लास में जा कर के किताबों के माध्यम से पढ़ाते थे या कुछ और भी माध्यम था पढ़ाने का? तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। जैसे हमारे विभिन्न तरह के स्कूल अब खुले हुए हैं, जैसे हमारे राज्य सरकारों के स्कूल अलग हैं, हमारे मैनेजमेंट के स्कूल अलग हैं, केंद्र सरकारों के स्कूल हमारे अलग हैं, ट्रस्ट के स्कूल हमारे अलग हैं। क्या उस तरह के स्कूल भी उस जमाने में खुले हुए थे या नहीं खुले हुए थे? जैसे अब हमारी केंद्र सरकार जो है एजुकेशन पॉलिसी बनाती है और वो प्रत्येक राज्य से अपेक्षा करती है कि उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ उसमें अमेंडमेंट करके, कुछ उसमें संशोधन करके अपनी आवश्यकताओं, अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको वो लागू करे अपने अपने राज्यों में।
तो क्या उस समय भी ऐसा था या नहीं था? यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई उन स्कूलों में कुछ कंट्रोलिंग थी, नियंत्रण था या नहीं था? तो ये सारी चीज़ें हमारी एक सिस्टम में आती हैं जिसको एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बताया है कि हम एक विद्यालय में क्या क्या प्रोग्राम होता है उसके बारे में अगर हम साधारण रूप से जान जाएं, सामान्य रूप से जान जाएं, तो हमें इसे पढ़ने में, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं बताता हूँ आपको, वैदिक काल में ये सारा एजुकेशन सिस्टम जो मैंने उसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो किस तरह का था। उसके बाद फिर गौतम बुद्ध का जो जमाना बोलते हैं, इसको हम बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, उसमें कुछ क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, कैसे और आगे की तरफ हमारी एजुकेशन बढ़ी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा आता है इसमें मेडिवल एजुकेशन पीरियड, अर्थात जो हमारा मुगल काल आया है, मुस्लिम काल आया है, तो मुस्लिम कालीन हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, उसमें कौन सा सुधार आया है या क्या लेकर के आए हैं, वो बाहर से जो यहाँ आए हैं तो उनमें कुछ अलग से भी कुछ होगा उनका सिस्टम, तो उस सिस्टम को, उस विधि को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो वो किस तरह से उस एजुकेशन को उन्होंने चलाया है, हम फर्स्ट यूनिट में यह पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब राइटर ने दूसरी यूनिट में क्या दिया है, इसमें दिया है पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, अर्थात मुगल काल के बाद में यहाँ ब्रिटिश काल आ जाता है, अंग्रेजों का काल यहाँ पर आ जाता है। अब अंग्रेजों के काल में हमारी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से चली है, कौन कौन यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर के आए हैं, उन्होंने कौन से शिक्षाविद यहाँ पर नियुक्त किए हैं, उन शिक्षाविदों ने अपने कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए हैं, सजेशंस दिए हैं, क्या उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया है, वो सब चीज़ें इस सेकंड यूनिट में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ क्या क्या आएगा इसमें। पहला दिया है इन्होंने मैकालेज मिनट्स, लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा, तो 1835 का लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, उन्होंने उसके बारे में क्या बताया है वो पढ़ा जाएगा। फिर सेकंड स्टेप इन्होंने दिया है वुड डिस्पैच 1854, अर्थात 1854 का वुड का घोषणा पत्र, इसमें एक वुड नाम के एक शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने अपने नाम से ही वुड डिस्पैच रखा है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है, क्या क्या बताया उसने हम वो पढ़ेंगे। तीसरा आता है इसमें हंटर कमीशन, हंटर कमीशन 1882, 1882 का हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है हमारी प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है, तो उन्होंने क्या क्या इसमें सुझाव दिए हैं, क्या क्या उन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की है, वो हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में फिर लॉर्ड कर्जन 1905, है ना, जो बंगाल का विभाजन आपको याद होगा कि लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल विभाजन उन्होंने किया है, उसके लिए वो कुख्यात हैं। देखिए, एक तो प्रख्यात होता है, कुख्यात होता है। जो प्रख्यात वो होता है जो अच्छे कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, जो बुरे काम के लिए प्रसिद्ध होता है, बुरे कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, उसको बोलते हैं कुख्यात, क्योंकि उसने हमारे भारत में आकर के बंगाल का विभाजन किया है, पूर्वी बंगाल अलग बना दिया है और पश्चिमी बंगाल अलग बना दिया है, और वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर किया है। मुसलमानों का अलग बना दिया बंगाल, हिंदुओं का अलग बना दिया बंगाल, अर्थात उनमें आपस में खाई बने, वर्ग विभेद बने, लड़ाई हो, तो हमारे लिए तो वो कुख्याति रहेगा। तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन जो है भारत के इतिहास में बंगाल विभाजन के लिए, जो कि 1905 में कराया था, उसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जब वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने कुछ शिक्षा के बारे में भी अपने प्रावधान दिए हैं, अपने सजेशंस दिए हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसी बीच में जब बंगाल का विभाजन हुआ है तो हमारे भारतीयों ने अपनी कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपनी डिमांड की है सरकार से
कि हम लोग जो है इन्होंने ऐसा काम किया है, हम सरकारी जो स्कूल बने हुए हैं यानी कि हम इनका बाइकाट करते हैं। हमारी जो पाठशालाएँ पहले से चली आ रही हैं, हमारे पहले से जो मकतब मदरसे चले आ रहे हैं, हम उनमें अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। तो उसका बाइकाट करते हैं। तो उसका एक फ्रेमवर्क बनाया उन्होंने, उस फ्रेमवर्क में कैसे कैसे अपनी एजुकेशन बनाई है उसके बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। फिर और क्या पढ़ेंगे हम इसमें इन्होंने दिया है गोखले बिल। गोखले बिल, गोपाल कृष्ण गोखले जो अंग्रेजों को भारत के लिए वरदान मांगते थे, वरदान मानते थे उसको, वो एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक नर्मवादी थे। वो संवैधानिक कानून के माध्यम से यहाँ पर बदलाव चाहते थे अंग्रेजों से, है ना। तो उन्होंने एक अपना बिल अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया था, तो उसको गोखले बिल के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें आता है एक सैडलर कमीशन। एक सैडलर नाम के एक विद्वान हुए, अंग्रेज विद्वान जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने अपना एक रिकमेंडेशंस दिया है, विश्वविद्यालय के स्पेशली दिया है उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए। वैसे स्पेशल उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में बताया है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे के साथ साथ में उन्होंने ऑल राउंड जितना भी भारत में विश्वविद्यालय थी, उच्च शिक्षा थी, उसके बारे में भी कुछ सुझाव दिए हैं, तो उसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में 1929 की जो हर्टाग समिति आई थी वो क्या थी। फिर 1937 में बेसिक एजुकेशन, गांधी जी की शिक्षा प्रणाली। 1937 में हमारे गांधी जी जो थे वो एक प्रसिद्ध हो गए थे भारत में। उन्होंने भी अपनी एक बेसिक शिक्षा की डिमांड की थी, क्योंकि 1937 के लगभग हमारे भारत के 11 राज्यों में, जो 11 राज्य थे, 11 राज्यों में से 7 राज्यों में हमारी कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो उन्होंने कांग्रेस शासित जितने भी हमारे 7 राज्य थे उसमें अपनी बेसिक एजुकेशन चलवाई थी। वो बेसिक एजुकेशन आज भी उपलब्ध है, जो बेसिक शिक्षा कहते हैं ना जिसको हम, तो वो बेसिक शिक्षा जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा ही है वो जिसको हम पढ़ते हैं। तो वो उन्होंने उसके बारे में क्या प्रोग्राम दिया, क्या कार्यक्रम दिया है, वो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद में 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट एक आई थी, अंग्रेजों की रिपोर्ट बोलते हैं इसको, वो भी हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर हमारी तीसरी यूनिट आती है, उसको हम बोलते हैं, उसमें क्या क्या है, पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। देखिए इसमें हमारे 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है अंग्रेजों से। अंग्रेज यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया बांध करके चले जाते हैं। हम लोग सब मिल करके हर फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं वो इस भारत की जिम्मेदारी को, चाहे वो राजनीतिक जिम्मेदारी हो, चाहे सामाजिक जिम्मेदारी हो, चाहे धार्मिक जिम्मेदारी हो, चाहे सांस्कृतिक जिम्मेदारी हो, चाहे शैक्षिक जिम्मेदारी हो, उन सबको हमारे भारतीयों ने अपने कंधे पर लिया है, उसकी जिम्मेदारी को, और बखूबी निभाने की उसकी कोशिश की है। तो हमें तो सिर्फ एजुकेशन से हमें मतलब है यहाँ पर। तो 3 आयोग बने हैं हमारे उस टाइम के। तो इस यूनिट में हम 3 आयोगों ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, क्या क्या सुझाव दिए हैं, क्या उन्होंने सुधार किया है, जो अंग्रेज कुछ गलत कर गए थे उन गलत को क्या सुधारने की कोशिश की है, वो इस यूनिट में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा 1948-49 का राधा कृष्णन आयोग, जिसको बोलते हैं उच्च शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उसको बोला जाता है। 1948 में आया, 1949 में उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी है। चूंकि उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो उन्हीं के नाम पर उसको राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, ये बताया गया, इसमें ये हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग, चूंकि उसके अध्यक्ष श्री मुदालियर जी थे, तो इसीलिए उसको मुदालियर आयोग कहा जाता है। तो वो 1952-53 में ये सब आया है। फिर 1964 में हमारा एक कोठारी कमीशन, जिसको हम भारतीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, कोठारी श्री दौलत सिंह कोठारी उस
कमीशन के उस आयोग के अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पर उसको कोठारी आयोग भी बोला जाता है। तो उन्होंने हमारी पूरी एजुकेशन के बारे में, राधाकृष्णन आयोग ने तो उच्च शिक्षा के बारे में ज़्यादातर बताया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के ऊपर ज़्यादातर बताया है, और जो भारतीय शिक्षा आयोग है इसने हमारी प्राथमिक शिक्षा भी, माध्यमिक शिक्षा भी, उच्च शिक्षा भी और हमारी वोकेशनल एजुकेशन जिसको हम व्यावसायिक शिक्षा बोलते हैं उसके बारे में भी इन्होंने सुझाव दिए हैं। तो वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में 1968 में हमारी एक एजुकेशन पॉलिसी आई है, फिर 1986 में एक हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, फिर 1992 में उस 1986 को हमने रिव्यू किया है, उसमें समीक्षा की है उसकी, उसमें कुछ सुधार किया है। तो वो समिति को हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर हमारी चौथी यूनिट दी है। चौथी यूनिट में हमारी इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन, हमारी प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, क्यों हमें वो पढ़ना चाहिए, उसका कैसे विकास होगा, उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो बच्चे के जीवन में क्या करती है हमारी प्राथमिक शिक्षा जो है ना, प्राथमिक शिक्षा की हमारी क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा। फिर इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा है। माध्यमिक शिक्षा किसको कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा के बाद में जब बच्चा माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेता है उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या उसका पाठ्यक्रम चेंज हो जाता है, बालकों के लिए अलग होता है, बालिकाओं के लिए अलग होता है, उसकी परीक्षा प्रणाली कैसी है ना, उसमें क्या आवश्यक सुधार कर सकते हैं, क्या क्या कमियां हमने पाई है, हर क्षेत्र पर क्या क्या कमियां हैं, ये जैसे हमारी परीक्षा प्रणाली में क्या कमी है, पाठ्यक्रम में हमारे क्या कमी है ना, त्रिभाषा सूत्र आ गया हमारा इसमें। तो जब सब चीज़ें पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हमारी जो है उच्च शिक्षा प्रणाली है। तो उस उच्च शिक्षा प्रणाली में हमारी जो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा होती है जिसको हम BA BSc BCom कहते हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन बोलते हैं हमारी, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी वो हमारी, है ना। तो हम लोग इसके बारे में कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या इसमें किया जाना चाहिए, कैसे इसका पाठ्यक्रम होता है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली क्या है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, बच्चों को हम A B C ग्रेड देते हैं। अब भी हम देखते हैं कि हाई स्कूल में जो है वो CGPA निकालते हैं, अलग अलग सिस्टम बना दिए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस 4th यूनिट में और 5th यूनिट में और आपका 6th यूनिट जो है हमारी, इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि यूनिट नंबर जो 4 है वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो गई, यूनिट नंबर जो 5 है वो सेकेंडरी एजुकेशन हो गई, और यूनिट नंबर 6 जो है वो हमारी उच्च शिक्षा यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और हमारे जो करंट के जो कुछ इशू है, हमारी जनसंख्या विस्फोट है, हमारी पर्यावरण शिक्षा है, सर्व शिक्षा अभियान है, बालिका विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय होते हैं इस तरह के, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज बच्चों मैंने आपको B.Ed फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर होता है आपका 100 नंबर का, उस 100 में से 80 नंबर की आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 80 नंबर का एग्ज़ाम, और यानी कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम, और 20 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम जो आप असाइनमेंट बनाएंगे, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके आधार पर महाविद्यालय कॉलेज उसको देता है 20 नंबर में से आपको, और 80 नंबर का, अर्थात कुल 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें आपको क्या क्या आएगा, आपको क्या क्या तैयारी करनी है। इस राइटर ने अपनी पुस्तक में उसके बारे में क्या क्या मटेरियल दिया है, हमको क्या क्या पढ़ना है, इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और कल से हम इसको हम कंटिन्यू रेगुलरली थोड़ा थोड़ा कहाँ से, प्रथम यूनिट वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से शुरुआत हम इसकी करेंगे।